साथियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, निदेशक शिक्षापीठ वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान की ओर से इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा विद्यापीठ में गणित शिक्षण के पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों की चर्चा परिचर्चा के क्रम में आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। अब जैसे बहुपद पॉलिनोमियल एक संप्रत्यय है, इस संप्रत्यय को आपको कक्षा में विद्यार्थी को स्पष्ट करना है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बहुपद, बहुपद यानी कि बहुत सारे पद। अब ये बहुपद की स्थिति क्यों आई, कैसे आई, उसको समझने के लिए हमें बीजीय व्यंजकों को समझना पड़ेगा। यहाँ उदाहरण में हमने जैसे 5x - 1 एक बीजीय व्यंजक है, 3x² एक बीजीय व्यंजक है। तो कुछ चर राशियां जिनके साथ कुछ संख्यात्मक पद और कुछ अचर राशियां संयुक्त रूप से धन ऋण के चिन्हों का उपयोग करते हुए जब हम प्रस्तुत करते हैं, वो बीजीय व्यंजक के रूप में आ जाते हैं। अब आप इसको समझा रहे हैं तो कक्षा में बालक को कहिए 3 एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, प्राकृत है। बच्चों, आप चर को जानते हैं, चर को बोलिए तो बच्चा बोलेगा x, y। तो आपने 3 के साथ एक चर लगा दिया x, 3x एक चर है। आपने एक चर बना दिया 3x⁻², यह भी एक व्यंजक हुआ। अब यह व्यंजक का स्वरूप बन गया। अब उस व्यंजक के साथ अगर दो पद जुड़ जाएं तो 5x - 1 यह भी एक व्यंजक हुआ। तो अब ये जो स्वरूप है वो स्वरूप बीजीय व्यंजक का स्वरूप कहलाता है। अब इस बीजीय व्यंजक से आप अपने बहुपद के संप्रत्यय को आरंभ कीजिए। पहले बीजीय व्यंजक को स्पष्ट कीजिए। जब बालक के जहन में बीजीय व्यंजक स्पष्ट हुआ तब वो कहेगा, गुरुजी 3x² में यहां पर यह भी व्यंजक है, 5x - 1 यह भी व्यंजक है। आप न कहिए, बालक को यह अपनी तरफ से प्रस्तुत करने के अवसर दीजिए। अब जैसे ही कहेगा कि 3x² एक व्यंजक है, 5x - 1 एक बीजीय व्यंजक है। अब ये सारे व्यंजक प्रकृति तो अलग अलग दर्शा रहे हैं। बालक से पूछो, भाई x के ऊपर कुछ घात दिख रही है? तो बालक कहेगा, हाँ गुरुजी 3x² में तो घात 2 दिख रही है। फिर 5x - 1 में यहां x की घात 1 दिख रही है। तो भाई ऐसे व्यंजक हैं जिनकी प्रकृति अलग है, किसी में घात 2 है, किसी में घात 1 है, किसी में 2 पद हैं, किसी में घात 3 है। कोई ऐसे व्यंजक हैं जिसमें 3 घात है, 1 घात है, नाना प्रकार के व्यंजक है। तो ऐसे सारे व्यंजक जिनमें चरों की कोई घात होती है और उन घात में जितने भी घातांक दिख रहे हैं उनसे उनको पहचानवाइए। बच्चों को कहिए, बोलो बेटा 2 के साथ चिन्ह क्या है? धन है। x³ - 2x + 3 में 3 के साथ चिन्ह क्या है? धन है। यानी कि ये से बीजीय व्यंजक जिसमें घातांक धनात्मक पूर्णांक के रूप में हो, वे सारे बहुपदीय व्यंजक कहलाते हैं। अब ये जो परिभाषा हमने प्राप्त की, इस परिभाषा पर हम आए, उस परिभाषा को लाने के लिए आपने विद्यार्थियों का निरंतर सहयोग लिया। बीजीय व्यंजक तो और भी प्रकार के होंगे। ऐसे कौन से बीजीय व्यंजक जो बहुपद के रूप में नहीं हो सकते? ये भी तो स्थिति आनी चाहिए ना भाई, कि ऐसा थोड़ी है कि बहुपदी व्यंजक की परिभाषा तो रट ले लेकिन कौन से नहीं है उसको पहचान ही नहीं पाए। पहचानने की वो स्थिति भी हमें लानी होगी। तो बच्चों से पूछो, जो चर राशि भिन्न में रूप में अंश के रूप में आई है, क्या हर के रूप में नहीं आ सकती? तो हमने श्यामपट्ट पर लिखा x + 1/x। अब यहां पर वो चर राशि नीचे आ गई। x³ - x⁻√। अपरिमेय संख्याओं में हमने रूट पढ़ा है, √2, √3, √5 याद करवाइए, एकदम पहचान जाएगा बच्चा। घातांक 1/2 हमने पढ़ा है, तो तुरंत वो 3x घातांक 1/2 की बात भी समझ जाएगा। अब बच्चों x + 1/x की बात हम जब करते हैं तो x तो हर में है,
और x हर में है तो उसको अंश में ले जाएंगे तो घातांक क्या हो जाएगी? बच्चे बोलेंगे -1 हो जाएगी। जब नीचे से ऊपर जाती है तो ऋण चिन्ह बन जाती है, क्योंकि धन है स्थान बदलकर ऋण होगा, ऋण है तो स्थान बदलकर धन होगा, यहां स्थान बदलकर ऋण हुआ। अब बोलो भाई, क्या चर की घातांक धनात्मक है? नहीं है। क्या चर की घातांक पूर्णांक के रूप में है? नहीं है। 1/2 पूर्णांक के रूप में है, धनात्मक पूर्णांक के रूप में। ऋणात्मक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अभी हमने कहा था ना धनात्मक पूर्णांक, बहुपद की परिभाषा में कहा था ना धनात्मक पूर्णांक। तो इन उदाहरणों में हमें धनात्मक पूर्णांक किसी भी व्यंजक में प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या निष्कर्ष निकला बच्चों? बच्चों से पूछिए, ज्यादा से ज्यादा सहभागिता उनकी प्राप्त कीजिए। आप अपनी तरफ से अगर बताएंगे तो कुछ बच्चे तो याद कर जाएंगे, और गणित एकदम याद कराने वाला विषय नहीं है। गणित तो समझाने का विषय है, उसके जहन में प्रविष्ट कराने का विषय है। वो कमजोर हो, होशियार हो, कैसा भी बालक हो, अपने और दौड़ा चला आए, हाँ वो भी समझे। वो कमजोर भी कहे हाँ गुरुजी घातांक 1/2 है, इसलिए ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक में भिन्न आता नहीं। वह कमजोर बच्चा भी कहे कि गुरुजी जो घातांक है वह -1 है, वो धनात्मक पूर्णांक नहीं है। इसलिए इन सारे के सारे व्यंजकों में वह धनात्मक पूर्णांक की स्थिति नहीं आती है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अब निष्कर्ष रूप में बच्चा कहेगा इन सब में धनात्मक पूर्णांक हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए बहुपद कौन से होते हैं, बहुपद कौन से नहीं होते हैं, ये पहचान हो गई। अब आगे बढ़ सकते हैं। ये आरंभिक संप्रत्यय, ये जब बालक के जहन में स्पष्ट हुआ तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें धनात्मक पूर्णांक हो वह सारे बहुपद कहलाते हैं, और जिसमें धनात्मक पूर्णांक की स्थिति नहीं हो वह बहुपद नहीं कहलाते हैं। अब हम जब इन व्यंजकों को समझ चुके, बहुपद को समझ चुके, तो अब पदों के प्रकार के आधार पर व्यंजक बहुपदों को समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुपदी नाम है क्योंकि बहुत प्रकार के पद हैं, बहुत सारे पद हैं, इसलिए एक पद भी हो सकता है, 2 पद भी हो सकता है, 3 पद भी हो सकता है। क्रम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक पदी व्यंजक ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद होता है। थोड़ा थोड़ा गणित में हिंदी का प्रयोग करो और हिंदी के भावार्थ को बालक के जहन में आने दो। कोई ताकत नहीं कि वो संप्रत्यय को समझ न सके, ऐसी स्थिति आएगी नहीं। बच्चा खुद कहेगा गुरुजी एक पदी मतलब एक पद होना चाहिए, आपको रटाने की आवश्यकता नहीं, खुद कह देगा। अच्छा बताओ उदाहरण कोई एक पदी का, 5x बताओ, और कोई उदाहरण 3x², और कोई उदाहरण बताओ 8y। अरे भाई सारे धन के बता रहे हो, कोई ऋण के भी तो बताओ, ऋण पूर्णांक में नहीं होता क्या? तो बच्चा कहेगा -3y -7y। कक्षा के अलग अलग बुद्धि स्तर के बालकों के सामने आपने अपने चेहरे को घुमाया और हर बच्चा इस एक पदी व्यंजक के उदाहरण आपके सामने रखता चला जा रहा है। स्पष्ट हो गया एक संप्रत्यय एक पदीय व्यंजक किसे कहते हैं, जिसमें एक पद हो। एक पद का मतलब, यहां पद का मतलब चर राशि के साथ कोई अंक भी आ सकता है, उसकी कोई ऐसी बाध्यता नहीं कि वो अंक नहीं आए। 2x का मतलब वो x 2 गुना है, इसलिए वो 2 आ रहा है, वो पूरा एक पदी है। 2 पदी की स्थिति कब आती है? जब 2 पदों के बीच में कोई धन या ऋण चिन्ह हो, तब वो 2 पद हो जाएंगे। धन या ऋण चिन्ह हो तब वो 2 पद हो जाएंगे। तो ऐसे बहुपद जिनमें 2 पद होते हैं। अब हमने अभी बालक के सामने एक नई परिस्थिति रखी कि ऐसे 2 पद जिनके बीच में धन या ऋण चिन्ह आ जाए। बच्चों से पूछो एक पद बोलो, एक बालक ने बोला 3x, दूसरे बच्चे से बोलो एक पद और बोलो 2y। अब बोलो दोनों के बीच में क्या आना चाहिए? आपने अभी बताया था, बच्चे की स्मृति में चला गया, बच्चा तुरंत कहेगा धन आना चाहिए या ऋण आना चाहिए। अब आपने धन श्याम पट पर लगा दिया, अब बोलो क्या बना? 3x +
2y। यह पूरा व्यंजक कितने पदों का हुआ? 2 पदों का हुआ, इसलिए यह द्विपदी व्यंजक बन गया। द्विपदी व्यंजक की परिभाषा स्पष्ट हो गई। अब परिभाषा स्पष्ट करके इतिश्री न मानिए, अब और बच्चों से कहिए एक उदाहरण तुम बताओ, एक उदाहरण तुम बताओ। 4-5 बच्चों से अलग 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 कक्षा की स्थितियों में उदाहरण पूछते चले जाइए, पूछते चले जाइए। एक बोलेगा 5x - 3, दूसरा बोलेगा 7 - 2y। अच्छा भाई, अच्छा सारे पद में बोल रहे हो घातांक 1 है, क्या घातांक 2 नहीं आ सकती? क्या घातांक 3 नहीं आ सकती? बच्चा विस्मय दृष्टि से आपकी ओर देखेगा। आना तो चाहिए। द्विपदी व्यंजक में क्या सारे पद एक घातीय होते हैं? क्या द्विघातीय नहीं हो सकते? आपने विस्मय भरी दृष्टि से देखा, बालक ने भी विस्मय दृष्टि से आपकी ओर देखा, और अब आप दोनों की आंखें मिलती चली जा रही हैं। और अब एक उदाहरण जहन में आया, आपके भी आया, बच्चे की भी आया। आप मत बोलिए, बच्चे को बोलने दीजिए। बच्चे ने कहा x²। वाह, बहुत अच्छा। और दूसरे ने बोला 3xyz। बहुत अच्छा। अब द्विपदी बनाने के लिए बीच में क्या होना चाहिए? बच्चे के जहन में आपने बताया था थोड़ी देर पहले, धन या ऋण होना चाहिए। उसने धन बताया, x² धन 3xyz। ये 2 घात वाला भी व्यंजक बन गया, यह द्विपदी बन गया। अब यहां से स्पष्ट हुआ कि कितने भी पदों का व्यंजक हो, घातांक 1 भी हो सकती है, घातांक 2 भी हो सकती है, घातांक 3 भी हो सकती है, घातांक अंडर रूट की नहीं हो सकती, घातांक ऋणात्मक नहीं हो सकती। अगर ऋणात्मक या अंडर रूट की हो जाएगी तो बहुपद रहेगा ही नहीं। तो इस तरह से द्विपदी की बात करी। अब आपको त्रिपद के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने मेहनत तो सारी द्विपद पे कर दी। अब त्रिपद में बच्चा खुद कहेगा 3 पद आने चाहिए, खुद उदाहरण बता देगा। 3x² + 2x + 1। आपने जो मन में रखा वो उदाहरण बताए, कोई जरूरी नहीं है, उसकी इच्छा हो बोलने दीजिए। x की घात 3 + y की घात 3 - 3 की घात xy। अब आपने माइनस सोच के आए, वो धन बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो त्रिपदी व्यंजक का उदाहरण मिलना चाहिए। बालक ने त्रिपदी व्यंजक का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, ये कहा त्रिपदी है। इस तरह से त्रिपदीय बनेंगे, 4 पदीय बनेंगे, 5 पदीय बनेंगे, बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे। तो बच्चों से पूछो, बहुत प्रकार के पद हम इसमें सम्मिलित कर रहे हैं, इसलिए इसे बहुपद कहते हैं। अब हम नई बात समझते हैं। अब इस बहुपद की घात क्या होती है? तो पहले कोई भी एक बहुपद श्यामपट्ट पर लिख दिया हमने, 3x² - 2x + 5, एक बहुपद लिख दिया। अब पूछा कितने पद हैं? 3 पद हैं, अतः यह त्रिपदी हुआ। बोलो इसमें चर क्या है? बालक ने कहा x। इस चर की उच्चतम घात क्या है? 2। इसी तरह से एक उदाहरण और रखा बालक के सामने, 3y + 2। बालक से पूछा चर क्या है? y। इस y की उच्चतम घात क्या है? 1। एक उदाहरण और बालक के सामने रखा, t³ - 3t² + 2t + 4। अब बोलो चर क्या है? t। पद कितने पदों का है? व्यंजक कितने पदों का है? 4 पदों का है। अब पहले पद पे चर की घात क्या? बालक ने कहा 3। दूसरे पद के पे चर की घात क्या? बालक ने कहा 2। तीसरे पद पे चर की घात क्या? बालक ने कहा 1। वाह 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 वाह, 3 2 1, इतनी सारी घातें आ गई भाई। अब याद कराओ, अभी शुरू में क्या कहा था? उच्चतम घात। तो 3 2 1, इन सब में उच्चतम क्या हुआ? 3। इसलिए किसी भी बहुपदी व्यंजक में उच्चतम घात जो होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। यह जो परिभाषा आपने प्राप्त की, आपने बच्चे को रटवाई नहीं, ये परिभाषा आपने बच्चे के सहयोग से प्राप्त की। विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को कक्षा कक्ष में श्यामपट्ट पर रखकर उनके सामूहिक प्रयास के माध्यम से सामान्यीकृत करते हुए आपने बहुपद की घात की ये परिभाषा प्राप्त की। और परिभाषा क्या प्राप्त हुई? बहुपद की जो उच्चतम घात है वही बहुपद की घात कहलाती है। इस तरह से ये परिभाषा बहुपद के घात की हमें प्राप्त हुई।
बहुपद 2 पद का हुआ, 3 पद का हुआ, 4 पद का हुआ, 5 पद का हुआ, 6 पद का हुआ, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ भाई। 6, 7, 8, कुछ तो अंत होगा, कुछ तो नाम देना पड़ेगा। कितने पद का बहुपद बना, तो हम उसको सामान्यकृत रूप में n पद वाला बहुपद बोलेंगे। और हम आरंभ कहां से करते हैं? वही उदाहरण वापस बालक के सामने। पहले पद में घात 3 है, दूसरे पद में घात 2 है, तीसरे पद में घात 1 है, यानी कि घात घटते क्रम में चला आ रहा है। इसलिए यहां जनरलाइज रूप में घात n, फिर इससे कम n-1, फिर इससे कम n-2, फिर इससे कम n-3, फिर इससे कम n-4, ऐसे घात घटते चली जाएगी, घटते चली जाएगी। तो ये जो बीजीय व्यंजक आपको दिखाई दे रहा है, वह क्या दिखाई दे रहा है? पहले हमने लिखा यहां पर a0 x घात n, a1 x घात n-1, a2 x घात n-2। ये a0, a1, a2 ये क्या है? ये इसके साथ जो संख्याएं आ रही हैं, जो अचर पद आ रहे हैं वो हैं, और xn क्या है? चर है। इस तरह से यह बहुपद का सामान्यकृत रूप हुआ a0 x घात n प्लस a1 x घात n-1 प्लस a2 x घात n-2 डैश 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 an-1 x प्लस an x। इस तरह से ये सारा जो एक व्यंजक बना, पूरा एक व्यंजक बना, वह इसका मानक रूप हुआ। अब आगे चलते हैं। रेखिक बहुपद। देखिए, प्रकृति के आधार पर बहुपदों के नाम हैं। जैसी व्यंजक की प्रकृति है वैसे इनके नाम हैं, और इनके नाम इसलिए पड़े कि अगर इनको ग्राफ में निरूपित करें तो हमें किस तरह का ग्राफ मिलेगा, उसके आधार पर भी इनके नामकरण हुआ है। फिलहाल हम ग्राफ की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम उस व्यंजक के चर के घातांक के रूप में इसके नामकरण की स्थिति को समझेंगे। 3x प्लस 2, यह एक बहुपद है। 2 पद हैं, बहुपद है। उच्चतम घात x की क्या है? 1 है। तो जिस किसी बहुपद में उच्चतम घात 1 है, अगर उसका हम ग्राफीय निरूपण करें तो हमें एक सरल रेखा मिलेगी, इसलिए इसको रेखिक बहुपद कहते हैं। घातांक 1, उच्चतम घातांक 1, एक रेखा प्राप्त होती है, इसलिए रेखीय बहुपद कहते हैं। अब ऐसे बहुपद जिनकी उच्चतम घात 2 है, घातांक 2 है, उसको हिंदी में नामकरण क्या करें? द्विघात, इसलिए इसको द्विघात बहुपद नाम दे दिया। और उच्चतम घातांक के आधार पर ही निर्धारण होता है, और घातांक घटते क्रम में होती है, अभी हमने मानक रूप में देखा। तो उदाहरण बालक के सामने एक रखा, x² माइनस 2x प्लस 3, उच्चतम घात क्या है? 2। तो ऐसे बहुपद जिनकी उच्चतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब बालक आपको बोलने की जरूरत नहीं, गुरुजी अब हम त्रिघात की बात करें। बच्चा क्या बोलेगा? त्रिघात की बात करें। डांटो मत, क्योंकि आपके दिमाग में तो त्रिघात शब्द है नहीं। तो आप बच्चे को कहो बेटा सही बोल रहे हो, घबराने की जरूरत नहीं है। त्रिघात 3 की घात आती है, उसको त्रिघात भी कहते हैं, लेकिन उसका एक मानक नामकरण जो है, क्योंकि क्यूब को हिंदी में घन बोलते हैं, और एक्स क्यूब बोलते हो ना, तुम खुद बोलते हो, अभी बोले थे एक्स क्यूब, तो यहाँ घातांक एक्स क्यूब के रूप में आ रही है, इसलिए जो क्यूब है इसको घन कहते हैं, इसलिए इसका नामकरण घन बहुपद भी कहलाता है। अगर त्रिघात बहुपद कह दिया तो कोई गलती, तकनीकी रूप से गलती नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं। देखिए, आपने उदाहरण नहीं दिया, बच्चा त्रिघात स्वयं बोल रहा है, आपने नामकरण दिया घन बहुपद। इस तरह से ऐसे बहुपद जिनकी उच्चतम घात 3 है वह घन बहुपद कहलाते हैं। अब ऐसा भी बहुपद हो सकता है जिसमें कोई चर ही नहीं हो। अच्छा, तो 5 को क्या बोलते हो? अचर। 3 को क्या बोलते हो? अचर। 2 को क्या बोलोगे? अचर। क्योंकि चर नहीं है, चर तो किस रूप में आते हैं? बच्चा बोलेगा x आता है सर, y आता है, z आता है, s आता है, t आता है, सब ये अंग्रेजी के शब्द आते हैं।
ये तो सब चर हैं। अब ये 3 बोल रहे हो, 5 बोल रहे हो, 2 बोल रहे हो, 1 बोल रहे हो, ये सब क्या है? अचर हैं। तो एक ऐसा बहुपद जिनमें केवल एक अचर पद होता है, इसे अचर बहुपद कहते हैं। अब अचर बहुपद की घात क्या होती है, इसको समझना पड़ेगा। तो आपने घातांक जब पढ़ा था, बच्चे को स्मृति में लाइए, याद दिलाइए और कहिए किसी चर के ऊपर घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है? बच्चा कहेगा 1 होता है। तो क्या मैं 3 को 3 इंटू 1 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। 1 के स्थान पर क्या लिखूं? x की घात 0। तो अब क्या बन गया? 3x की घात 0। बहुपद तो वही रहा ना भाई, अचर बहुपद ही रहा ना, अचर का पद ही है। हमने उसको x के रूप में लिखने का प्रयास किया है, लिख दिया हमने 3x का 0। इसलिए अचर बहुपद की जो घातांक होती है वह 0 होती है। अब कोई जरूरी नहीं है x लिखो, y भी लिख सकते हो, z भी लिख सकते हो, t भी लिख सकते हो, s भी लिख सकते हो। अब चलते हैं द्विचर बहुपद। एक से अधिक चर की स्थिति में पदों की घात। अब एक से अधिक चर 2xy, x और y 2 आ गए, 2xy स्क्वायर z स्क्वायर, x आ गया, y आ गया, z आ गया, x पे घातांक 1 आ गई, y पे घातांक 2 आ गई, z पे घातांक 2 आ गई। अब ऐसे गुणनफल के रूप में आ गए। अब ऐसी स्थिति में घातांक क्या मानी जाएगी? तो ऐसी स्थिति में घातांक को मानने के लिए प्रत्येक चर के ऊपर जो घात है इनका योग किया जाता है। x के ऊपर घात 1, y के ऊपर घात 2, z के ऊपर घात 2, है ना। अब x के ऊपर घात 1, y के ऊपर घात 2, z के ऊपर घात 2, सबको जोड़ा कितना बना? 5। अब बहुपदों को संक्रियाओं की बात करें। अब संक्रिया बहुत आसान है। अब संक्रिया का मतलब तो योग करना है, माइनस करना है, भाग करना है, जोड़ करना है, यही तो है भाई संक्रिया। इसी को तो कहते हैं। छोटी कक्षाओं में संक्रिया शब्द को स्पष्ट कर चुके हैं। इसलिए अब हम बहुपद की संक्रियाओं में पहले शून्यक को समझते हैं। शून्यक का मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। शून्य का मतलब ऐसा जो बहुपद को शून्य कर दे। तो किसी बहुपद में अगर कोई संख्या चर के स्थान पर रखें और चर के स्थान पर रखने पर वो बहुपद को शून्य बना दे तो बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे 3x माइनस 6, एक उदाहरण देता हूं। 3x माइनस 6 में x की जगह 2 लगाऊंगा तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। इसलिए 3x माइनस 6 व्यंजक का शून्य क्या हुआ? x बराबर 2। अब इसी तरह से 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एक त्रिघात बहुपद है। अब त्रिघात बहुपद में हम अगर x बराबर 0 रखते हैं तो उससे हमें px का मान मिल जाएगा। और x बराबर 0 रखें तो पहले पद में 0 रखने पर 0 हो गया, दूसरे पद में 0 रखने पर 0 हो गया, तीसरे पद में 0 रखने पर 0 हो गया। तो 4 क्या बचा? 4 ही बचा इसमें। तो p शून्य का मान क्या हुआ? 4। यानी कि x बराबर 0 के लिए उपरोक्त बहुपद का मान क्या हुआ? 4 हुआ। तो बहुपद का मान ज्ञात करना है तो 0 के लिए क्या होगा? तो x की जगह 0 लगाओ। 2 के लिए क्या होगा? तो x की जगह 2 लगाओ। 3 के लिए क्या होगा? तो x की जगह 3 लगाओ। इस तरह से हमें बहुपद का मान मिल जाएगा। और शून्य ज्ञात करना है तो वह मान जो उसको शून्य बना दे। अभी मैंने कहा वह मान जो उसको शून्य बना दे। अब px बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 में x की जगह 2 लगाते हैं तो पूरा बहुपद शून्य बन जाता है। इसलिए शून्य क्या हुआ? 2 हुआ। वह मान जिसको बहुपद में रखने से वह बहुपद की वैल्यू शून्य बना दे उसको शून्य कहेंगे। ये परिभाषा हमने स्पष्ट कर दी। अब बहुपद के उतने ही शून्यक हो सकते हैं जितनी बहुपद की घात होती है। अगर x की घात 3 है, उच्चतम घात 3 है तो इसके 3 शून्यक मिलेंगे। उच्चतम घात 2 है तो 2 शून्यक मिलेंगे। किसी बहुपद की उच्चतम घात 1 है तो 1 ही शून्यक मिलेगा। ये उदाहरणों से हम स्पष्ट कर लेंगे। अब योग करना है तो समान समान पदों को एक साथ जोड़ेंगे।
जैसे 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर, ये दो समान पद हैं, इनको जोड़ सकते हैं। 3x प्लस 5x स्क्वायर ये समान नहीं है, क्योंकि उसमें तो घात 2 है और इसमें घात 1 है, समान को ही जोड़ सकते, इसलिए इसको सजातीय पद कहते हैं। अब सजातीय पदों को जोड़ने का उदाहरण हम समझते हैं, जैसे 3x 7x सजातीय है, 7x माइनस 2x सजातीय है। अब 7x में मुझे माइनस 2x जोड़ना है, दोनों को जोड़ दिया मैंने, क्योंकि सजातीय है इसलिए जोड़ सकता हूं। तो सजातीय को ही जोड़ सकता हूं, सजातीय को ही घटा सकता हूं। सजातीय को जोड़ने और घटाने के लिए मुझे पहले सजातीय की पहचान करनी पड़ेगी। ऐसे ही अब गुणन की बात करते हैं। अब गुणन की बात करेंगे तो गुणन में भी क्या करते हैं, गुणन में यहां पर संख्याओं को एक साथ गुणा कर देंगे, सजातीयों को एक साथ गुणा कर देंगे, और इस तरह से अंतिम गुणनफल हमें मिलेगा। जैसे एक उदाहरण लिया 5xy क्यूब जेड, और दूसरा लिया 3x क्यूब y। अब 5xy क्यूब जेड में एक अचर पद है 5, 3x क्यूब y में एक अचर पद है 3। तो 5 और 3 तो भाई एक साथ गुणा कर दिए। अब x और x क्यूब एक साथ गुणा कर दिए, क्यों? सजातीय है। आपने जैसे ही सजातीय कहा बच्चा हाथ खड़ा करेगा और वो आप शाम पट पर लिखो, उससे पहले कहेगा x क्यूब और x का गुणा एक साथ होगा। अब y क्यूब सजातीय है। अब बचा कौन? z। अब सब गुणा कर दीजिए, 3 गुणा 5 15, x की घात 1 और x की घात 1, x की घात 3 और x की घात 1। घातांक नियम याद दिलाइए, घातांक नियम बालक कक्षा में पढ़ चुका है। दो समान चर हो तो घातांक जुड़ जाती हैं, इसलिए 3 धन 1 4 हो गया, x की घात 4 हो गया, y की घात 4 हो गया। परिणाम क्या मिला? और z स्वतः स्वतंत्र है, परिणाम क्या प्राप्त हुआ? 15 x की घात 4 y की घात 4 z। इस तरह से गुणनफल करेंगे। अब दो पद एक साथ हों तो समान पदों को एक साथ ब्रैकेट में लेके गुणा करते जाइए, परिणाम बिल्कुल हमें आसानी से मिल जाएगा। अब हम बहुपद के भागफल की बात करते हैं। भागफल की बात करेंगे तो भागफल का मतलब एक व्यंजक बटा दूसरा व्यंजक। जैसे कक्षा में पूर्व कक्षा में पढ़ा था ना 5 बटा 2, तो 5 अचर है, 2 अचर है, यहां 12x क्यूब बटा 5x, 12x क्यूब बटा 5x। तो 12x क्यूब को कैसे लिख सकते हैं? x x x 3 बार और नीचे 5x। अब बच्चे को कहिए भाग देते समय क्या करते थे भाई? पहाड़ा बोलते थे और पहाड़े से काट देते थे। 12 से 5 कटता है, नहीं कटता है तो डरने की जरूरत नहीं, रहने दो भाई वैसे ही। x से x तो कट जाता है ना, तो x x कट गया, क्या मिला? 12x स्क्वायर। गुरुजी ऊपर बचा, नीचे क्या बचा? 5। उत्तर क्या मिला? 12x स्क्वायर बटा 5। बच्चे को कहूं डर क्यों रहे हो, निराश क्यों हो रहे हो? उत्तर क्या भिन्न में नहीं मिल सकता? भिन्न में आ रहा है, डरने की जरूरत नहीं। 12 से 5 नहीं कटा तो नहीं कटा, उत्तर यही मिलेगा 12 बटे 5 एक्स स्क्वायर। कभी कट जाएगा, कभी नहीं कटेगा, हर बार कटे कोई आवश्यक नहीं है ना। अब ऐसे ही द्विघात व्यंजक में एक घात व्यंजक का भाग भी दे सकते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6 में अगर हमें x माइनस 3 का भाग देना है तो उसको भी भाग दे सकते हैं। यहाँ हम भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के एक सूत्र के माध्यम से इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमने आज हम बहुपद को समझने का प्रयास किया। बच्चों, अंकगणित की दुनिया से हम बीजगणित की दुनिया में पहुंचे और बीजगणित की दुनिया में पहुंचकर हमने चरों को समझा, और चरों के साथ जब चरों के योग और व्यवकलन की स्थिति आई तो बीजीय व्यंजक को समझा, तो बीजीय व्यंजकों के घातांकों को जाना, फिर हम बहुपदों के प्रकारों को जाना, एक पद, द्विपद, त्रिपद, त्रिघात, इस तरह से बहुपदों के मानक रूप को जाना, और मानक रूप को जाने के बाद इन सब बहुपदों की संख्याओं की स्थिति आई, बहुपदों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, भाग कैसे देते हैं, उन सब योग, व्यवकलन और भाजन की क्रियाओं को भी हमने जैसे अंकगणित में समझते हैं वैसे हमने बीजगणित में भी समझने का प्रयास किया। शिक्षक साथियों, आप कक्षा में बालक के सामने भी इसी तरह से अंकगणित की दुनिया से धीरे धीरे बीजगणित की दुनिया में ले जाइए, और फिर उदाहरणों को समाहित करते हुए आप जब इनको स्पष्ट करेंगे
तो निश्चित रूप से बालक बीजगणित की इस नए विषय प्रवेश में भी अपने आप को सहज महसूस करेगा और इन सभी संप्रत्ययों को आसानी से आपके जहन में ले जाएगा। इसी अपेक्षा के साथ धन्यवाद।